हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। आप लोग जानते होंगे वाक्य क्या होता है। कुछ शब्द समूह होते हैं जिनको रख दिया जाता है और उसका पूर्ण अर्थ निकल आता है, उसको हम वाक्य बोल देते हैं। तो आपने 9th क्लास में वाक्य के भेद पढ़े होंगे अर्थ के आधार पर। चलिए अब 10th क्लास में पढ़ते हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पर, क्योंकि वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम कवर करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाक्य क्या होता है? ऐसा सार्थक शब्द समूह जिससे पूरा आशय प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। कोई शब्द समूह है, आप किसी बहुत सारे वर्ड्स राइट कर रहे हो, ठीक, और उसका पूरा आशय प्रकट हो रहा है, पूरा मीन्स उसका क्लियर हो रहा है, तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। और वाक्य के अनिवार्य 3 घटक होते हैं। पहला हो गया आकांक्षा, सेकंड हो गया योग्यता और तीसरा हो गया सन्निधि या फिर निकटता। आकांक्षा क्या होता है? देखो, वाक्य में जब वाक्य होता है कोई, तो उसमें स्वयं में स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ होता है, ठीक है, उसमें पूर्ण अर्थ छिपा रहता है। अगर किसी वाक्य में कुछ कमी रह जाती है, ठीक, तो उसके बिना वाक्य हमारा पूरा नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम आकांक्षा। जैसे यहाँ पर है, लड़के गेंद खेल रहे हैं। अगर कोई कह दिया लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आकांक्षा बनी रहती है कि लड़के क्या खेल रहे हैं। तो अगर हमने कह दिया कि लड़के गेंद खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसकी आकांक्षा पता चल जाती है सेंटेंस की, लड़के क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है हमारा योग्यता। वाक्य में अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है कि लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर कोई बोले कि लड़के पतंग पढ़ रहे हैं, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य को पूर्ण करने की योग्यता नहीं है, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये वाक्य हमारा अधूरा माना जाएगा। तीसरा होता है सन्निधि या निकटता। किसी भी वाक्य को हमें रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए। जब भी वाक्य को बोलें तो थोड़ा सा उसमें निकटता होनी चाहिए, वाक्य को पास पास ही बोलना चाहिए, नहीं तो उसके अर्थ में फिर दिक्कत होती है, तो वो वाक्य हमारा सही नहीं होता है, उसका अर्थ सही नहीं निकलता है। अब देखेंगे हम वाक्य के भेद। वाक्य के भेद आपने पढ़ा है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और रचना के आधार पर आपको इस क्लास में पढ़ना है 10th क्लास में। तो देखते हैं रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया सरल, साधारण, इसी को बोल सकते हैं। दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो गया मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य, तो सरल से ही सरल वर्ड इसमें लगा है, साधारण वर्ड लगा है, तो समझ सकते हैं कि जो सरल वाक्य होगा वो साधारण सा हमारा वाक्य होगा। चलिए देखते हैं सरल वाक्य होता क्या है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही क्रिया हो उसे हम बोलते हैं साधारण या फिर सरल वाक्य। क्रिया क्या होती है? जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी यहाँ पर जो हमारा कर्ता होगा वो कर रहा होता है, उसे हम क्रिया बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया है सचिन क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर खेलना है क्रिया जो कि एक ही है, यानी जिस वाक्य में एक क्रिया होती है वो हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य सिंपल सा सेंटेंस होता है, कोई भी राइट कर सकते हैं आप लोग, सिंपल सा बोलते हैं, वही साधारण वाक्य हो जाता है। सेकंड नंबर होता है संयुक्त वाक्य। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो वैसे ही है सेम, ठीक है, वो इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हों, ऐसा कोई वाक्य दिया गया हो जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों और वे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? ये जैसे आप लोग पढ़ते हो कंजक्शन, आप लोगों ने कंजक्शन पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पर समुच्चय बोधक वर्ड होते हैं, अव्यय होते हैं, जिनको हम लगा करके 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों और समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे
एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, गीता गीत गा रही है और उसकी माता जी तबला बजा रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि गीता गीत गा रही है, एक सेंटेंस है जो कि अपने में पूरा का पूरा पूर्ण है। इसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अलग भी राइट कर सकते हैं। गीता गीत गा रही है और यहाँ से उसकी माता जी तबला बजा रही हैं, ये भी अपना अलग पूर्ण अर्थ निकाल रहा है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है और, जो कि इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक, और उससे दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। अगर एक वाक्य लिखा रहेगा तो ये कौन सा होगा, हमारा सरल या साधारण वाक्य होगा। अगर एक से ज़्यादा हम रख देते हैं तो वो हमारा बन जाता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर देख सकते हैं, गीता गीत गा रही है, उसकी माता जी तबला बजा रही हैं। ये स्वतंत्र साधारण वाक्य है, मतलब अपना खुद का मीन्स निकाल रहे हैं, इनको किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वाक्यों को और शब्द द्वारा जोड़ा गया है, यहाँ पर और शब्द द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है और एक वाक्य बना दिया गया है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, ठीक है। मतलब इस प्रकार जब हम दो वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार वाक्य में दो उपवाक्य हैं। अब इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है। मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तीसरा आता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हों और जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो, ठीक है, प्रधान यानी मुख्य, एक उपवाक्य प्रधान हो और एक या अधिक, एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, उपवाक्य उस पर आश्रित हो। मतलब एक होगा जो उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा उपवाक्य होगा जो उस पर आश्रित होगा। तो जब ये दोनों को मिला देते हैं हम तो बन जाता है हमारा मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। जब हम एक साधारण वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को रख देते हैं तो वहाँ पर हमारा बन जाता है मिश्रित उपवाक्य। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल पर, मेरी कहानी की पुस्तक जो तुमने पढ़ी थी कहीं खो गई है। इसमें देखो, मेरी कहानी की पुस्तक कहीं खो गई है, ये एक सेंटेंस है, ठीक। अब फिर दिया गया है जो तुमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो मेरी कहानी की पुस्तक कहीं खो गई है ये हमारा हो जाता है प्रधान उपवाक्य, क्योंकि इस सेंटेंस को आप कहीं भी राइट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अधूरा समझ नहीं आता है। और अगर आपने राइट किया जो तुमने पढ़ी थी तो इसमें समझ में आ रहा है कि कोई कुछ चीज़ होगी जो तुमने पढ़ी होगी, पता नहीं कौन सी चीज़ कोई मिस हो रही है, यहाँ पर अर्थ हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो तुमने पढ़ी थी वो हो जाता है हमारा आश्रित उपवाक्य। अतः दोनों उपवाक्य हमारे मिल करके मिश्रित उपवाक्य बना देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आश्रित उपवाक्यों के भेद। मिश्रित वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्य साधारणतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे आप लोग पढ़ते हो, सबऑर्डिनेट क्लास 3 टाइप में डिवाइड होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। वही दिया गया है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और थर्ड हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब पहला पढ़ेंगे हम संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध में के बदले में प्रयुक्त हुआ हो, ठीक है, संज्ञा आई हो या संज्ञा पदबंध आए हों, उनके बदले में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप लोग नाउन पढ़ते हो, संज्ञा पढ़ते हो, संज्ञा क्या होती है, किसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्सन प्लेस, मतलब कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, उसके नाम को हम संज्ञा बोल देते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है या फिर उसके बदले संज्ञा पदबंध आप बोल सकते हो कि मतलब आप वर्ड्स बहुत सारे आ गए हैं संज्ञा के स्थान पर, उसके स्थान पर प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर उसे हम बोलेंगे संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य के पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, कहीं भी आपको संज्ञा उपवाक्य मिलेगा तो आपको की मिल जाएगा उसके पहले। जैसे राम बोला कि मैं गोवा जा रहा हूँ,
यहाँ पर ये है प्रधान उपवाक्य जिसे आप बोल सकते हो, और ये जो कि मैं गोवा जा रहा हूँ, ये की हो गया, की के आगे वाला पूरा हमारा हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ पर ये देखो दिया गया है, यहाँ मैं गोवा जा रहा हूँ, ये हमारा प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्य राम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। ये जो राम बोला, राम क्या बोला, आप संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कभी भी कोई संज्ञा उपवाक्य दिया हो, आप क्या से क्वेश्चन पूछिए तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, हाँ यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य ही होगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम विशेषण उपवाक्य। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जब प्रधान उपवाक्य होगा उसमें कोई संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, उसकी जो भी विशेषता बताता है उसको हम विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, आपकी वह साइकिल कहाँ है जो आप कल लाए थे। यहाँ पर दिया गया है आपकी वह साइकिल कहाँ है, किसके बारे में बोला जा रहा है, साइकिल के बारे में जो आप कल लाए थे। तो यहाँ पर साइकिल हमारी संज्ञा हो गई, संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि जो आप कल लाए थे। तो यहाँ पर जो आप कल लाए थे क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा, और कौन सा, विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक, और ये किसका होगा, साइकिल का। ठीक है, वह साइकिल यहाँ पर दिया गया, साइकिल के बारे में बताया जा रहा है, तो साइकिल का ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। ठीक, जिस भी उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो कोई उपवाक्य, उसको हम विशेषण उपवाक्य बोल देते हैं नॉर्मली। जैसे आप लोग एडजेक्टिव पढ़ते होंगे, एडजेक्टिव में नाउन की क्वालिटी बताई जाती है, उसी तरह यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की जो भी सेंटेंस क्वालिटी बताता है उसको हम विशेषण उपवाक्य बोल देते हैं। ठीक है, देखेंगे थर्ड नंबर पर आ जाता है क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है उसको पढ़ना है हमको। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के विषय के बारे में कोई सूचना देता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया के बारे में बात करेगा। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण वही है जो प्रधान उपवाक्य में किसी क्रिया के बारे में बताया करता है, उसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। इन उपवाक्यों में जहाँ, जैसा, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर जहाँ, जैसा, ज्यों त्यों इस तरह के समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे। ठीक, बीच में आएंगे या फिर आगे आएंगे तो उनसे आप पहचान जाओगे कि नहीं ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे दिया गया है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी चली गई। यहाँ पर क्या कह रहा है, रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी जा रही है। ठीक, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ ज्यों ही स्टेशन पहुंचा क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, तो ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। मतलब कि यहाँ रेलगाड़ी के बारे में नहीं बता, रेलगाड़ी के जाने के बारे में बता रहा है कि रेलगाड़ी चली गई जब मैं स्टेशन पहुँचा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा। ठीक, तो यहाँ पर जाने के बारे में बता रहा है रेलगाड़ी के, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे वाक्य को कैसे रूपांतरित करते हैं। ठीक, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में और सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, ऐसे हम पढ़ेंगे कि वाक्य को रूपांतरित कैसे करते हैं। तो आप लोग को ये समझ लेना है कौन सा क्रिया विशेषण होता है, कौन सा विशेषण होता है और कौन सा संज्ञा होता है, संज्ञा विशेषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे वाक्य के रूपांतरण के साथ।